हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन द प्लेन में इसकी एक्सरसाइज। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइएगा, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए गेट रेडी। मोशन इन द प्लेन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ये बोल रहा है बेटा, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर। मींस हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दे रखी है और इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी इसमें स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज रखी है। वॉल्यूम, मास, स्पीड, वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी का नंबर ऑफ मोल्स, साथ में वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी as well as displacement और यहाँ पे एक रखा है एंगुलर वेलोसिटी। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बेटा कि जो स्केलर होता है, हमने एक चीज यहाँ पे पहले हम पढ़ चुके कि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, साथ में क्या होता है इसमें मैग्नीट्यूड होता है। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम। अच्छा बेटा, वॉल्यूम जैसे मैंने बोला कि भैया आपको मुझे 5 लीटर मुझे पानी की एक डब्बा है 5 लीटर, तो क्या उसका कुछ डायरेक्शन होता है? नहीं, मैग्नीट्यूड है, बोलो तो वो स्केलर हो। यस, तो ये क्या कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारी? स्केलर। मास, मैं बोलता हूं कि 5 किलोग्राम शुगर है, वो भी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये भी क्या हो गई? स्केलर। स्पीड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर पे डिस्टेंस की स्केलर क्वांटिटी है और टाइम की स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर। एक्सेलरेशन में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या रहेगा? वेक्टर। डेंसिटी होती है, मान लो कि आपके जैसे वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो कितना किलोग्राम कितने मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में अगर यहाँ पे फिल करते हैं तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी। अब वाटर अगर हमने किसी कंटेनर में फिल कर रखा है तो उसकी डेंसिटी तो यहाँ पे तो कोई केस नहीं होता कि वेक्टर हो, तो क्या होता है? ये भी स्केलर। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स, अबे तो संख्या है, नंबर है, नंबर में कौन सा है? कोई डायरेक्शन। यस, तो वो भी तो दिस इज आल्सो स्केलर। वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है? वेक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है एंगुलर स्पीड जिसे बोलते हैं। अब यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बात करें डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it's only depend upon the initial and the final position of the particle. It's never depend upon the path. तो ये भी डिस्प्लेसमेंट भी हम जानते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर। इस एंगुलर वेलोसिटी आगे वेक्टर है, तो ये क्या हो गया? वेक्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। इसे आप जनरली अपनी बुक में देखिए। ये बोल रहा है कि पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। हमें 2 स्केलर क्वांटिटी पिक करना है यहाँ से। अब देखो पहली क्वांटिटी है फोर्स। ये फोर्स क्या है? वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? वेक्टर होता है। आगे बात करें यहाँ पे तो वर्क स्केलर है। यस, वर्क कैसा हो गया? स्केलर, क्योंकि वर्क का मतलब होता है ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो ये क्या क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो यहाँ से पहली क्वांटिटी हमने वर्क की कर ली। आगे बोल रहा है यहाँ पे ये करंट, बिल्कुल करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक्चुअली इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, पर ये वेक्टर का सिर्फ सम लॉ होता है, मतलब जैसा वेक्टर एडिशन लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करती है। इस वजह से ये क्वांटिटी कैसी होती है बेटा? स्केलर। ठीक है, आगे और दे रखा है इसमें लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर है, बाकी सब वेक्टर है। तो यहाँ पे
हमारी दो क्वांटिटी मिल गई, दिस इज वन इज वर्क एंड अनदर वन इज करंट। आएगा समझ में? तो चलिए बेटा इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है बेटा पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। हमें जो भी फॉलोइंग लिस्ट है उसमें से वेक्टर क्वांटिटी को हमें क्या करना है? पिक करना है। टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर की कोई डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर भी टेम्परेचर, तो ये भी स्केलर। प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आएगा समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं इंपल्स की बात करूं तो इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब बेटा मोमेंटम तो है क्वांटिटी वेक्टर है, तो इंपल्स भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगला यहाँ पे बोल रहा है टाइम, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, स्केलर क्वांटिटी है ये। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। पावर जो होती है ना, पावर एक्चुअल में बेटा फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का क्या कहलाता है? यहाँ पे स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्केलर होगी, कोई मतलब नहीं है इससे। अगला हमारे टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस भी स्केलर। ठीक है, एनर्जी भी स्केलर है। एनर्जी मतलब एनर्जी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। जैसे मान लो कि आपको 1 किलोग्राम का बॉल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि 1 ग्राम बॉल को इंफिनिटी से किसी भी जैसे अर्थ प्लेन तक लाने के लिए जितना अपन ने वर्क किया है वही उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। लेकिन तो वर्क डन तो वैसे भी क्या होता है? स्केलर। तो ये भी स्केलर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल स्केलर। कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो अपना जो सरफेस है वो स्मूथ है कि रफ है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से आएगा? तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। चार्ज बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक हमें मिली है, यहाँ पे इंपल्स। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है स्टेट द रीजंस whether the following algebraic operations with scalar and vectors physical quantities are meaningful। अच्छा, मीनिंगफुल है या फिर मीनिंगफुल नहीं है वो हम यहाँ पे डिपेंड कर मतलब समझाएंगे। पहला पॉइंट है, अगर मैं एक ही बात करूं, एक यहाँ पे बोल रखा है एडिंग एनी टू स्केलर। अगर हम दो स्केलर को जोड़ देना है 2 + 5, एक बात बताओ, ये भी हमारा मीनिंगफुल नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा मीनिंगफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। जैसे मान लो ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, या ये भी स्पीड और ये भी स्पीड, तभी हम यहाँ पे इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ये? तो क्या बोला? मीनिंगफुल। तो ये नो मीनिंगफुल। कब यहाँ पे? क्योंकि हम दो क्वांटिटी को ऐड कब कर सकते हैं कि दोनों क्या हो बेटा? सेम क्वांटिटी, लाइक वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, है ना। अब मैं डिस्टेंस को मैंने वेलोसिटी के साथ ऐड करना, तो ये तो कोई मीनिंग वाली बात हुई नहीं। तो हम दो क्वांटिटी को तभी हम ऐड कर सकते हैं आपस में जब दोनों क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। मतलब दोनों सेम यहाँ पे डायमेंशन रखती हो, मतलब यहाँ पे बोथ हैव सेम डायमेंशन। अगर बोथ हैव सेम डायमेंशन तो उस केस में ये मीनिंगफुल होगी, अदरवाइज ये मीनिंगफुल नहीं होगी। बी वाला इसने बोला है बेटा एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। बिल्कुल गलत है। हम किसी भी स्केलर को वेक्टर के साथ जोड़ नहीं सकते। अरे बस we can't add any scalar quantity to any vector quantity। ये बिल्कुल गलत है। तो ये भी क्या होगा? नो मीनिंगफुल। इसमें भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन सी, ये बोला है मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय स्केलर। ये मीनिंगफुल क्वांटिटी है। जैसे मान लो आपने बोला कि भैया आपका डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो 5 मीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक, अगर इसमें मैं और आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे हम इसमें क्या स्केलर क्वांटिटी से मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मीटर। मतलब ये जो अगर मान लो कि हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में से किसी वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यस ये इज यस मीनिंगफुल। मतलब अगर हम जैसे मान लो मैंने बोला बेटा कि आपको कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसमें अगर मैं मान लो कि 5 से मल्टीप्लाई करूं तो बिल्कुल ये भी एक वेक्टर हो जाएगा। बस इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मान लो इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी सी थी,
अब ये क्या हो गया 5 टाइम्स ओवर भी बढ़ जाएगी है ना। मतलब अगर हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सीधा सा मीनिंग होगा कि हमने उसे उतने टाइम्स हमने क्या कर दिया, उसे इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? चलिए, तो ये वाली बात हमारी मीनिंगफुल हो गई। क्वेश्चन नंबर इसमें डी में ये बोल रहा है बेटा, डी में बोल रहा है मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। अच्छा, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Yes. बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बात करूँ, मैं टाइम होता है, जैसे मान लो कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस होता है। तो क्या हमने दो क्वांटिटी को अगर मान लो स्पीड 5 ली और टाइम 2 है तो क्या आगे 10 मीटर आ जाएगा कि डिस्टेंस? यस। मतलब ये होता है कि हम अगर दो क्वांटिटी को अगर हम मान लो मल्टीप्लाई करें तो या तो वही क्वांटिटी कोई दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन इसका कोई ना कोई मीनिंग है, बिल्कुल ये मीनिंगफुल है। तो डी वाला भी होता है यस मीनिंगफुल, ए बी सी ई पर बात करें। ये समझ में आ गया बेटा? यस। एडिशन ऑफ टू स्केलर तभी पॉसिबल है जब इनकी डायमेंशन सेम हो, तभी मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज डायरेक्टली मीनिंगफुल नहीं है। किसी भी हम स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम उसकी जो वैल्यू बढ़ा देते हैं, मैग्नीट्यूड हम बढ़ा देते हैं, इसका मतलब सिर्फ यही होता है। चौथा बोला कि कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और ये मीनिंगफुल है। अब यहाँ पे ई पर आते हैं। ई बोल रहा है बेटा यहाँ पे एडिंग एनी टू वेक्टर्स, बिल्कुल हम टू वेक्टर्स को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी मीनिंगफुल नहीं है। क्यों मीनिंगफुल? तब है जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ में वेलोसिटी वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकता। हाँ, अगर दोनों वेलोसिटी, यहाँ पे भी ये वाला जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा ना वही है, अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी ये मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज ये मीनिंगफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अपन? नो मीनिंगफुल। एफ बोल रहा है बेटा, ये समझ में आ गया कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी हम यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। अगला जो बोल रहा है यहाँ पे एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो अगर मान लो मैं बात करूं, जैसे मैंने वेलोसिटी की बात की, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो भी एक टाइप की वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी में हम वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस इज यस मीनिंगफुल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा आप, एक बार नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहला बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। किसी में बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी वेक्टर, जैसे मान लो कोई वेक्टर मैंने दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, इसका दे रखा है 3ik + 4j, तो यहाँ पे इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर 3 25 इसको 5, तो क्या 5 क्या स्केलर क्वांटिटी? यस। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा 2। क्लियर? उसके बाद अगला बोल रहा है ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। ये फॉल्स है, बी वाला। क्यों फॉल्स है? क्योंकि भैया कोई भी अगर वेक्टर का कंपोनेंट होता है तो उसकी डायमेंशन वही होती है जो एक्चुअल में, जैसे मान लो वेक्टर के कंपोनेंट भी वेक्टर रहेंगे, अगर मैंने मान लो वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए तो वो भी वेक्टर रहेंगे, वो कभी भी स्केलर नहीं होंगे। मतलब किसी भी अगर मान लो हमने कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लो ये हम इसको एग्जांपल की तरह लेके मान लो एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, ये थीटा है, तो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। लेकिन ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर रहेगा और ये भी वेक्टर, क्योंकि इसलिए डायरेक्शन है ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है वो गलत है, बी वाला। अब बात करते हैं इसकी, समझ में आ गया दोनों? यस। अगला जो बोल रहा है यहाँ पे the total path length is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle। बिल्कुल गलत है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट है ए बी, हम इस तरह से जाते हैं, ठीक, तो यार यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस तो यहाँ पे पाई आर होगी, यस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या 2r होगा क्या? यस, डायरेक्शन के इक्वल। हाँ,
अरे बात समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल है वो हमेशा ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, लेंथ जो होती है, लेंथ के बाद वो हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होती है। हाँ, इक्वल तब हो सकती है कि ये पार्टिकल भी इसी पाथ पे जाए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब पार्टिकल भी बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर मूव करे तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। अदरवाइज अगर जरा से उसने टर्न लिया तो उसके तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस का मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। चलिए भैया, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर सी है, कहाँ गया ये, टोटल पाथ लेके आगे इक्वल टू है, तो ये भी क्या हो गया हमारा 500। ठीक। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है बेटा ये, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक, is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval time। बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल ट्रू है कि यहाँ पे जो स्पीड अगर या डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर मैं दोनों यहाँ पे टाइम में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, और ये क्या होगा इक्वल टू वेलोसिटी, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम, मतलब वेलोसिटी। लेकिन ये कब, अगर यहाँ पे इक्वल टू कब पॉसिबल है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में। अरे बात समझ में? तो इज यहाँ पे इक्वल टू साइन इज पॉसिबल इफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी टर्न। यहाँ तक का क्लियर है? तो यहाँ पे ए बी सी डी हो गया हमारा। अगला देखते हैं ई में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, अब ई की बात करते हैं। चलिए, ई में ये बोल रहा है बेटा कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे तीन वेक्टर्स की बात करूं, जैसे मान लो अगर यहाँ पर तीन वेक्टर यहाँ पे ऐसे हम दे दिए ए बी सी, ठीक, अगर तीनों को मैं ट्रायंगल में यहाँ पे अरेंज कर दूं, तो ट्रायंगल है यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये क्या एक बिल्कुल यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या जीरो पॉसिबल है? ये है। लेकिन अगर ये एक प्लेन में नहीं हुए तो हम यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पे मान लो ये किधर, अब एक वेक्टर ऐसा है तो हम कभी भी इसको ऐसे प्लेन में ला नहीं सकते, तो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है बेटा ये, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। बिल्कुल ये बात ट्रू है, ट्रू है कि कभी भी अगर तीन वेक्टर्स अगर एक प्लेन में नहीं है तो कभी भी हमारा यहाँ पे नल वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। आए बात समझ में? अगर एक ही प्लेन में होना कंपलसरी है, क्लियर है? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ क्या पढ़ते हैं कि जो सम ऑफ द टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री साइड। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, दोनों के सम के इक्वल हो, लेकिन वो भी एक ही प्लेन में पॉसिबल होना चाहिए। अगर तीन वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में है तो उसमें कभी भी वो पॉसिबल नहीं कि वो नल आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, देन गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये बहुत अच्छे समझदार का सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल और आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पे देख रहा है कि एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन क्वालिटीज इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। देखो यहाँ पे पहली इनइक्वालिटी दे रखी है इसने कि यहाँ पर दो a प्लस बी है इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ये बोला है इसने, लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम उसके तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है। इसको अपन यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। ये मान लो कि यहाँ पर हमारा ये a वेक्टर है और ये वाला है यहाँ पे b है, क्लियर? और यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर आ गया हमारा, इस तरह से कोई भी तीसरा वेक्टर यहाँ पे है हमारा। तो ये जो तीसरा वेक्टर मान लो इसका रिजल्टेंट है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। हमने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था, यस, याद है? क्लियर? अच्छा, इस b को हम इधर ले आए, इस b को हम इधर ले आए, क्लियर? इस b को हम उठा के यहाँ ले आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर में ये होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, बात किसकी करूं मैं, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि यहाँ पर a प्लस b, ये अपने ट्रायंगल का मैंने एक चीज पढ़ी थी कि दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स का सम होता है, मतलब ये लिख सकते हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड। तो तीन साइड होती है, तो कोई भी दो साइड को अगर हम सम करें तो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है ना, ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर होता है। या फिर अब देखो ये इक्वल टू सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, इक्वल टू कब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन कोलिनियर हो। कैसे हो बेटा ये कोलिनियर, ए बी सी। अगर कोलिनियर हो तो यहाँ पर इक्वल हो सकता है कि जैसे मान लो हमारे पास है 2 और 3, अरे बात समझ में, 2 और 3 अगर है हमारे पास तो ये 2 3 को अगर हम कोलिनियर में अगर मान लो तीसरा 5 है तो पॉसिबल है 2 3 प्लस, अरे 2 + 3 क्या हो गया 5। लेकिन अगर मैं इनको यहाँ पे ऐसे सजाऊं यहाँ पे 2 3 तो उस केस में ये जो साइड होगी ये हमेशा क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे ये इक्वल टू साइड जो ग्रेटर देन साइड रहेगा ये तो फॉरएवर रहेगा। अगर यहाँ पर कोलिनियर हुआ, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर, तो उस केस में यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a + b। समझ में आ गया। मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड पे जो सम होता है वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन। क्लियर है। इक्वल कब होगा, जब तीनों क्या हो, एक ही लाइन में हो। लेकिन जैसे अगर मान लो ट्रायंगल में अगर सजाए तो सीधी सी बात है, अब यार a + b इक्वल कब होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे मान लो ऐसे हो जाए, यस, अरे तभी a + b का मॉडुलस है वो। समझ में आ गया बेटा सभी को। चलिए कवर कर, या फिर इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेंगे। जैसे मान लो एक को a को ले लिया अपन ने 3i, b को ले लिया अपन ने कितना 4 वोल्ट है, मतलब अलग अलग ले लिया, या फिर 4i मान लो जो भी है जी मान लें। ऐसे एक बात बताओ, दोनों को अगर मैं बात करूं अलग अलग तो मॉडुलस a कितना 3 हो जाएगा 3 एंड मॉडुलस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आएगा समझ में। यस। लेकिन अगर मैं a + b का मॉडुलस निकालूं, a + b, ये मैं जनरल बता रहा हूं, Yes. ठीक है। जनरल कैसे याद करना है, a + b तो 3i + 4j होगा, 3i + 4j होगा। यस, इज इक्वल्स टू, तो इसको अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो अंडर रूट ऑफ, ये तो इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं a + b कितना आ जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 आया, 5 आया। हाँ, अच्छा, और उसका 5 7 से छोटा है क्या, हाँ, है ना। 5 जो है इन दोनों के सम से छोटा रहेगा। तो अगर हम वेक्टर सम की बात करें तो यार ये 3 और 4 अगर एक बात बताओ मुझे, अगर हम बात करें कि ये जो 7 ये जो इक्वल टू यहाँ पे साइन है, इक्वल टू कब होगा, कब होगा कि जब ये दो तीनों क्या हो, एक ही लाइन पर हो। बात समझ में आ गई। Yes. तो याद रखें अगर एक ही लाइन पर हो तो ही यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते हो, ये एक ही लाइन पर हो तो सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम है ना। तो यहाँ पे a 3 है, ये 4 है, तो एक ही लाइन पर अगर हो, एक ही सिंगल लाइन पर, तो उस केस में दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 7, क्योंकि फिर तो डायरेक्शन सेम होगी ना दोनों की, तीनों की। लेकिन अगर मान लो कि एक भी दूसरी लाइन पे चला गया मान लो ऐसे, तो कभी भी इन दोनों का जो सम है वो इसके 7 के इक्वल नहीं है। तो याद रखें ये सारी चीजें बहुत ही काम की चीजें हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए तो यहाँ पे क्लियर है बेटा। अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन को मैं और भी थोड़ा सा अलग वे में बता रहा हूँ। ये वाला समझ में आ गया। यस। जब अपने आई से मान के चले और उससे अपन कुछ और मान लेते, तो इसे हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का बी वाला, इसमें दे रखा है कि जो a + b होता है इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ b। समझ में आ रही होगी ये वाली चीजें भी आपको कि a - b के मॉडुलस से a + b जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। अरे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे इसको जनरल कैसे मानना कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। अरे बात समझ में बेटा। अच्छा इसको अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं इस तरह से, तो इसको डायरेक्शन में रिवर्स करूं, ये b है तो ये b, तो क्या ये बेटा -b हो जाएगा नहीं? यस। अरे बात समझ में। तो यार a - b की मैं बात करूं तो a - b की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी यहाँ पर, ये किसकी होगी a - b की पर में ऐसे a + b की डायरेक्शन क्या होगी a + b। ये जनरली हमें सिर्फ थ्योरेटिकली भी बता रहा है, जैसे वो कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखो a b, मैंने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था आपको। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या था, दोनों का सम। और डिफरेंस ही पढ़ाया था क्या मैंने, डिफरेंस का मतलब क्या था, दोनों का सबट्रैक्ट। वेक्टर का लेक्चर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वेक्टर में सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई है चीजें कि दो वेक्टर का सम है वो यहाँ पे दोनों के बीच में होता है। और मैंने इसको सबट्रैक्ट वाला डिफरेंस वाला था, मैंने क्या किया, एक वेक्टर को यहाँ पे अपोजिट दिया था, फिर a और -b का तो ये इस तरह था। अरे बस तो ये बोल रहा है कि a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a - b। एक बात बताऊं,
सीधी सी बात है कि जैसे मान लो मेरे यहाँ पे एक बेसिक बात करूँ मैं, जैसे मान लो ए कोई भी आप कोई वेक्टर मान लो आप 2i प्लस 3j, अरे बात समझ में, बी वेक्टर कुछ भी आप मान लो 3i प्लस 5j, ऐसा कुछ भी मान लिया आगे बात समझ में। तो अब जनरल इसको प्रूफ करते हैं। चलिए जनरल प्रूफ करें तो मैंने क्या बोला, a प्लस b का होल मैग्नीट्यूड, a प्लस b कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे, 2 प्लस 5i प्लस 8 3 प्लस 5 8 अरे बात समझ। चलिए इन दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो a प्लस b कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 64 89 हो जाएगा। अरे बात समझ। अब देखो इनका अलग मैग्नीट्यूड देखते हैं। अच्छा a का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ जरा, 4 प्लस 9 अंडर रूट 30 यस। b का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ जरा, 3 प्लस 8 3 का स्क्वायर 9 और 25 प्लस 5 का 25 कितना हो गया, 4 होगा अंडर रूट ये होगा 36 34 बराबर। हाँ। अब एक बात बताओ, यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि जो रूट 89 है वो ग्रेटर देन है किससे, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 34। सीधी सी बात है, दिख ही रहा हुआ है। यस। आ रही बात समझ में? यस। ये क्या हो रहा है, दिख ही रहा है आपको यहाँ से। हाँ। तो ये सीधी सी बात है कि हम यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कोई भी दो वेक्टर लेके। अरे अभी इक्वल कैसे होगा कि भैया यहाँ पे ऐसा हो, इसको हमें इधर ले आए तो ऐसा लिख सकते हैं a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये तो वही वाली पहली कंडीशन आ गई कि ट्रायंगल वाली, the sum of two sides will be always greater than इक्वल टू third side। अरे का समझ में। और ये भी बताओ, ये भी इक्वल टू कब आएगा, जब तीनों क्या हो, कोलिनियर हो। बात समझ में आई? यस। तो यहाँ पे याद रखिए बस a प्लस b एक टाइप की साइड ही है किसी भी ट्रायंगल की। तो याद रखें इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो वही वाला कंडीशन हो गया। तो इक्वल टू कब होगा, जब ये एक ही डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसको कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे के दो जो क्वेश्चंस है जिसमें एक सी वाला दे रखा है a माइनस b का मोड इज लेस देन इक्वल टू a का मोड प्लस b का मोड। अब यहाँ पर भी इसको आपको बाइसेप करके देखना है। किसी को भी हम a कुछ भी वेक्टर मान सकते हैं, 2i प्लस 3j एनीथिंग, और b को भी हम कुछ भी मान सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे यहाँ पे आपको बस ये इक्वल टू ये मतलब ग्रेटर इक्वल टू ये प्रूफ करना है आपको। अगला क्या होता है, भैया एक और दे रखा है इसमें कि a माइनस b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a का माइनस। सीधी सी बात है यहाँ पे, इसको चाहे तो इधर ले जाओगे तो वही हो जाएगा। यस, है ना? सेम ही है सर। मतलब पूरे चारों क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड। क्या इसको हम प्रैक्टिकली लिख सकते हैं क्या? देखो ये वाला इसको हम जनरली में सिर्फ अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ। ये a वेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो है वेक्टर है b वेक्टर। आगे बस अच्छा, अगर मुझे a माइनस b वेक्टर चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे इसका अपोजिट ले लेता हूँ a और ये माइनस b वेक्टर। हाँ ठीक, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से आएगा और ये जो रिजल्ट है इसी को बोलेंगे अपना a माइनस b, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस b को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। यस। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ही आएगा। हाँ। आएगा समझ। इस वाले b को भी हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, जनरली ये उठा के कहाँ जाए पर यहाँ पे। तो अब देखो ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया। आएगा समझ। ये ट्रायंगल जैसा बन गया, ये क्या बन गया, ट्रायंगल जैसा बन गया बेटा। अब देखो ये b को बस मैंने उठा के कहाँ ले आया मैं, यहाँ से यहाँ। तो ये हमें भी देखो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि भैया ये जो है इन दोनों के सम से क्या यहाँ पे छोटा होगा। सीधी सी बात है यार, होगा है ना। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का जो सम है वो इसकी तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्या बात समझ में आ गई बेटा? चलिए इसको भी मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर देता हूँ। ठीक, आप चाहे तो आप कुछ भी डाटा लेके इसको मान के आप हमने कोडिंग कर सकते हो। आप किसी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। चलिए डी देख लेते हैं, ये बोल रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, ये a है, ये वाला b है, ठीक है, कुछ भी एंगल लेंगे बीच में अपने को a माइनस b मतलब ये यहाँ पे इधर इसको b ले लेंगे तो ये माइनस b हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा a माइनस b। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड
अच्छा अब यहाँ पे देखो ये जो a माइनस बी मतलब a माइनस बी मतलब इसके मैग्नीट्यूड, अब इस b को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा b, डिक्टो ये a बनेगा। एक बात बताओ, इससे भी अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो a माइनस बी, ये माइनस इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया क्या? तो यहाँ पे भी वही वाला सेम फंडा चल रहा है क्या, बताओ जरा। The sum of the two sides will be always greater than third side। अरे बात समझ में? और मैंने बोला कि भैया ये मान लो कि सारी चीजें इक्वल टू कब आएगा, कि जब ये तीनों के तीनों क्या हो, लीनियर। बात समझ में आ गई, क्या हो ये लीनियर हो। तो डायरेक्ट अगर हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है हमारा, तो भी कोई भी दो साइड्स का ऐसा है वो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा, बस कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। दे रखा है given a plus b plus c plus d, a plus b plus c plus d is equal to 0। ठीक, which of following statement are correct? अब देखो a b c and d must each be a null vector। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें कि a b c and d should be null vectors। बिल्कुल गलत है। हाँ, अरे बस समझ में क्यों गलत है, क्योंकि सभी जीरो होंगे तभी ये जीरो नहीं होगा। यस, कुछ भी कोशिश, जैसे मान लो ये +5 a -5, हाँ, ये +7 a -7, हाँ, क्या तब भी जीरो हो सकता है? यस, मतलब जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे नल वेक्टर हो तभी ये नल वेक्टर आए। अरे बात समझ में? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आप एक जगह रुके रहो तो आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट, आप घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पे आ जाओ तो भी क्या जीरो होगा? सीधी सी बात है। जरूरी नहीं कि इन चारों के जो वैल्यूज है वो जीरो हो तभी जीरो हो। आएगा समझ में? तो ये जो पहला पॉइंट हो गया इसका फॉल्स, मतलब नॉट करेक्ट। बी वाला देखते हैं, ये दे रखा है बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस c इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस b। देखते हैं, लेट्स सी क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस c इज इक्वल टू द b प्लस b। a प्लस c अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, a वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस b प्लस d वेक्टर लिख सकते हैं। यस, अगर दोनों का हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b प्लस c, क्योंकि माइनस का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो बिल्कुल ये बात क्या है हमारी, करेक्ट है। मतलब सेकंड वाला करेक्ट है। अपने को सिर्फ यहाँ पे करेक्ट नहीं हो, नॉन करेक्ट यहाँ पे बना, लेकिन अपन क्या इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसका सी में क्या हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। एक बात बताओ, किसी भी अगर मैं बात करूं एबीसीडी तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, तो यहाँ पे जब इनका मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड आप ऐसा लिख सकते हैं। यस, तो ये ग्रेटर देन तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स होगा। अरे वैसे भी फॉल्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, ये थोड़ा अच्छा है। इसमें बोल रहा है b प्लस c मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d if a and d are not collinear and in the line of a and d if they are collinear। बिल्कुल सही बात है। देखो सेम प्लेन पे अगर होना चाहिए, अगर मैं बात करूं कि a b से मान लो यहाँ पे a प्लस d ये a की लाइन है, एक वेक्टर है, ठीक। अब ये बोल रहा है सर b प्लस c लाइन का प्लेन, यहाँ पे जो बोल रहा है ये b प्लस c a की लाइन है इस तरह से, ठीक है। अभी बोल रहा है कि द प्लेन इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, सीधी सी बात है, इनको किसके प्लेन में होना चाहिए यार, ए एंड डी के प्लेन में होना चाहिए, तभी जरा सा भी यहाँ पे अपन ने मान लो प्लेन को हमने कैसे कर दिया, थोड़ा सा बाहर ले आए इसमें, तो उस केस में इसका पॉइंट रिजल्टेंट ऐसा आएगा, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अब ये कब पॉसिबल जीरो है, तो ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, जैसे ये 3 + 2 है और ये 2 + 3 है, लेकिन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ पे जीरो हो सकता है? आपको कोई पकड़ के एक बंदा इधर खींचे इधर जो दोनों सेम पावर वाले बंदे हैं, तो ना तो आप इधर जाओ तो ना ही इधर जाओ, तो क्या आप पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, जीरो। समझ में आ गया? तो इसलिए प्लेन वाला जरूरी है, बिल्कुल जीरो है। अगर आपको एक इधर खींचे और एक आगे पकड़ खींचे तो आप मोशन करोगे क्या, इधर भी मोशन करोगे और आगे भी मोशन करोगे, मतलब कुछ इधर मोशन करोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आपको एक प्लेन में होना कंपलसरी है, मतलब समझ में आ गया? मतलब ये
बिल्कुल सही है। B plus C must lie on the plane AD and A and D are the not collinear, ठीक है, and in the line of A and D, बिल्कुल सही है, they are collinear, ये भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.8 आई मीन 8, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना पूरा वेक्टर पे डिपेंडेंट तो पूरा था ये, बहुत ही आसान। एक बार अपने वेक्टर का मेरा जो वीडियो देखिएगा और उसमें आप देखिएगा क्या क्या यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, बहुत ही आसान है। अब हम थोड़ा सा जो यहाँ पर आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, अब यहाँ से वेक्टर से हम हट गए। अगला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे सुनना है, इसको क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा इसे। क्या बोल रहा है, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ अ रेडियस 200 मीटर, मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो रेडियस है ये कितना दे रखा है बेटा, ये 200 मीटर। यहाँ का सीन है, आगे दे रखा है they start from a point P on the edge of the ground and reach on the point Q diametrically opposite to the point P following different path आप ऐसे shown in the figure। अभी तीनों A इस तरह से जा रही है, B एकदम सीधे जा रही है और C यहाँ पर इस तरह से जा रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब यहाँ पे अलग पाथ है, A वाली बंदी ऐसे जाएगी, C वाली सीधे जाएगी और C वाली इस तरह जाएगी, अलग पाथ। अरे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपको किसका लग रहा है? B का। तो इसमें क्या इस वाले जो शॉर्टेस्ट पाथ की मैं बात करूं तो इसने इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? यस, मतलब जितना इसका डिस्टेंस है उतना इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बिल्कुल ये सीधी गई है, इसने कभी भी टर्न नहीं लिया, लेकिन A और C ने टर्न लिया है क्या? बिल्कुल लिया। ये आगे देखते हैं अपन क्या क्या बोलते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ईच। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वी नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमने एक पॉइंट पढ़ा है इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये पढ़ाया मैंने आपको। अच्छा ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ जरा, यहां से यहां तक चाहे ए यहां से तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200 प्लस 200 400 हो गया क्या? 400, इसका भी 400। डिस्प्लेसमेंट बी भी, ये भी क्या हो जाएगा? 400 और सी भी क्या हो गया? 400, क्योंकि इनकी देखो मीटर मीटर मीटर, क्योंकि इनका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम, मतलब दोनों पॉइंट सेम है क्या तीनों के लिए? यस। इसका मतलब दोनों तीनों का डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे सेम होगा। आगे क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिल्कुल सेम है। each for which null is this equal to the actual length of the path square। b, इसमें कौन सी वाली बनती है इसका जो यहाँ पर, तो b का होगा क्या? यस, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है दोनों क्या है? सेम मतलब पाथ लेंथ के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, कर लीजिए तो इसको नोट्स सीधा सा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 9, आप देखिएगा इसको। बोर्ड है ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट O ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, मतलब ये सर्कुलर आर्क है, ये यहाँ से O से शुरू करता है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा? 1 किलोमीटर। अब आगे बोल रहा है साइक्लिस्ट ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर रीच एट पॉइंट P, यहाँ से O से चल के P पे जाता है, and then cycles along the circumference of returns to the point QO। यहाँ पे P पे जाता है, P से फिर यहाँ पे जाता है Q पर और वापस यहाँ से Q से O पर, मतलब इसका जो पाथ है वो इस तरह से पहले इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर गया, मतलब जहाँ से चला था वापस वहीं पर आ गया। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कि जहाँ से चला था वापस P, O से P, P से Q एंड Q से O, यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो जब टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, चलिए अपन यहाँ पे 0 हो जाएगा, चलिए अपन यहाँ पे अच्छे से इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट O एट अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, रीच द एज P ऑफ द पाथ, देन साइक्ल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग QO एज शोन इन द फिगर, जो भी यहाँ पे इसमें दे रखा है। O से B, P से Q एंड Q से O, यहाँ तक का सीन क्लियर है। आगे बोल रहा है यहाँ पे इफ राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, मतलब यहाँ पे टाइम जो दे रखा है इसने, कितना दे रखा है बेटा? 10 मिनट दे रखा है। अच्छा 10 मिनट्स को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कैसे निकलेगा बताओ? 10/60 1/6, तो यहाँ पे t = 1/6 आवर हो जाएगा क्या? चलिए अब पहला हो रहा है 1 किलोमीटर, ये भी है, ये भी क्या है 1 किलोमीटर है क्या?
अच्छा ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? यस। टोटल सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 by r। तो क्या ये पिज्जा का 1/4 स्लाइस है? यस। तो 1/4 4 स्लाइस है, तो ये वाली डिस्टेंस मतलब p से q को हम बोले तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ जरा? 2 by r by 4। 4 हो जाएगी। यस। 2 1 जा 2 2 जा आएगा समझे? Yes। तो pq r की वैल्यू वैसे भी क्या लगेगी? 1 किलोमीटर। तो 1 जब रखेंगे तो पाई into 1 is 1 पाई by 2 किलो। तो ये वाली डिस्टेंस से अपने को पता चल जाएगी कितना है बेटा? पाई by 2 किलोमीटर। समझ में आ गया बेटा? यस। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला पॉइंट। अब यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस का यहाँ तक का सीन क्लियर है? O से P, P से Q, Q से O, फाइनली यहीं पे आ गया। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ जी, नेट डिस्प्लेसमेंट। पहला नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया? 0। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों से है, जहां से शुरू किया था वापस नहीं जाएगा। आगे का समय टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। बी बोल रहा है बेटा ये एवरेज वेलोसिटी। बी एवरेज, हम एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वो भी 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन ये बोल रहा है बेटा अपना एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। अच्छा एवरेज स्पीड, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो यहाँ पे स्पीड जो एवरेज की बात करें अपन, तो एवरेज स्पीड हो जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है एवरेज स्पीड? मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए हम इसको इधर लिखते हैं। चलिए भैया एवरेज स्पीड, इसको मैं बी एवरेज बोल रहा हूँ, स्पीड ले रहा है ये। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना चला आप ही लोग मुझे बताइए। 1 किलोमीटर, पाई बाय 2 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। 2 plus pi by 2। यस 1 प्लस पाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया आपने निकाला? 10 मिनट। हाँ वही 1/6 किलोमीटर। 1/6 तो v एवरेज इक्वल टू 2 प्लस पाई बाय 2 और ये 1/6 है तो 6 कहां चला गया बेटा? ऊपर। तो v एवरेज समझ में आ गई? यस। 6 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 6 3 pi। 12 plus 3 pi। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 pi। पाई को 3.14 लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 12 प्लस 3 4 जा 12 1 डिवाइड 3 1 जा 4 9.4 तो ये हो जाएगा अपना 21.42 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर कितना आ गया भैया? यहाँ से भी एवरेज हमारा 21.42 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? Yes। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया बेटा अपना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोल रहा है यहाँ पे ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट follows a track that turns off his left by 60 degree after every 500 meter. Starting from the given turns, specify the displacement of the motorist. At the third, 6 and 8 turn, compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखो क्वेश्चन को समझो पहले आप। यहाँ से जाता है फिर एक टर्न लेता है, फिर यहाँ से वापस एक टर्न लेता है, और ये जो हर ये वाला एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ से जा रहा है, ये भी 60 डिग्री। यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे टर्न लेता है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, तो ये यहाँ से इस तरह से। तो ये वाला एंगल भी कितना है बेटा? यहाँ पे भी 60 डिग्री। यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे टर्न लेता है इधर। ये वाला एंगल भी कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। मतलब हर एक के बाद ये हर 500 मीटर के बाद ये क्या लेगा? टर्न लेगा। और ये वाला एंगल मतलब ये यहाँ भी ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। ठीक, यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसे हम नाम देते हैं P Q R S T E। नाम दे दिया मैंने, ABCD EFG भी दे सकते हो आप लोग। चलिए ABCD EFG देते हैं, थोड़ा EG2 बोलते हैं। चलिए तो अपन इसको नाम देते हैं बेटा। इस वाले पॉइंट को मैं A नाम दे रहा हूँ, ये B C D E F। समझ में आ गया था? यस। अब देखो एक बात बताऊंगा। पहला पॉइंट बोल रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालनी है और उनको कंपेयर करना है। थर्ड, 6
एंड 8th टर्न। एक बार बताओ फट 1 2 3 मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए क्या? यस। मतलब ए से कहाँ पे पहुंच गए भैया? हम डी तक। डी तक पहुंच गए। यहाँ तक का सीन क्लियर है? अगर इनको यहाँ पे मिलाया है, अच्छा 60 डिग्री तो ये भी 60 होगा, मतलब ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है? यस। तो अगर मैं बात करूं पहले बाद में थर्ड टर्न, तो देखो 1 2 3 कहाँ पहुंच गए हम यहाँ पे? डी तक। डी पर पहुंच गए। क्लियर है? 1 2 3 डी पर पहुंच गए हम। तो डी पर पहुंचे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये होगा क्या बेटा? यस। 60 डिग्री है ये, तो हर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो हम जानते हैं कि हर 60 डिग्री एंगल कब बनता है? कौन से ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये बोल रहा है कि हर साइड जो है वो 500 मीटर की 500 मीटर, तो ये भी 500 मीटर हो गया, ये भी 500 मीटर हो गया। यस। चलो ए से डी का डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट ए से डी का बताओ जरा कितना हो गया? 500 प्लस 500 एक 1 किलोमीटर। 1000 मीटर है ना, या 1 किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना चला? 500 500 500 1500 है ना, तो यहाँ पे 1500 मीटर चला गया डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 1500 मीटर चला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1000 मतलब 500 प्लस। यहाँ तक का सीन क्लियर है? यस। इसका हो गया हमारा, ये तो थर्ड टर्म की बात होगी, बता दे रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बोला थर्ड टर्म के बाद 6 टर्न, यस 6 टर्न्स, 6 टर्न। एक बात बताओ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 टर्न के बाद वापस वहीं पे आ गया क्या? यस। अपने इनिशियल तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ जरा? 0। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि इसकी फाइनल रोटेशन दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। मतलब ये ए से चला था और वापस कहाँ पे आ गया? ई पे आ गया। बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखते हैं 500 500 500 500 500 500 कितना? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स यार। तो 6 मल्टीप्लाई 500 3 किलोमीटर। 3000 मीटर चला क्या ये? यस। बताओ जरा 500 5000 1500 2000 2500 यस। और 3000 मतलब 3000 मीटर। लास्ट बोला है 8 टर्न डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट चलिए 8 टर्न 6 में आ गया, 7 में कहां पहुंच गया बेटा? सी पे पहुंच सी गया। पर पहुंच गए। सी पे पहुंच गया मतलब हमें यहाँ पे ये वाला वेक्टर निकालना है क्या? हाँ। अरे बस मैंने सी पे पहुंच गया मतलब हमें कौन सा वेक्टर निकालना है? ये वाला। ए से सी तक, ए से सी तक ये पहुंच गए पूरा। तो 8 टर्न के बाद तो अब देखो यहाँ पे मुझे ये निकालना है, कैसे निकालूंगा? अब ये यहाँ पे देखिएगा, एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर ये 8 टर्न के बाद इस तरह चल रहा है तो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को अपन ये लेंगे, एक वेक्टर को ये लेंगे, ये क्या है? ये दो वेक्टर का सम ही है क्या? अच्छा इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या होता है? कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मैंने आपको सम बताया था, मतलब जैसे AB और BC, तो यहाँ पे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का अगर मैं सम करूं तो मैंने बताया था आपको अंडर रूट ऑफ, याद है होगा आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इनटू BC इनटू cos थीटा। यस। याद होगा सबको? cos थीटा। A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का मैग्नीट्यूड क्या था? वहां पे रिजेक्टेड वेक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना? 2AB cos थीटा पढ़ाया मैंने वेक्टर में, तो याद रखें। तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को, तो फाइनली A से बंदा कहां पहुंच गया? C पे। सी तक। तो यहां से AB का एक्सटेंशन कितना? 500 मीटर देखा गया है। 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 500 एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? सारे बच्चों को पता है यार, ये कितना? 1/2 2 से 2 कैंसिल। अच्छा तो यहाँ पे इसको इधर लिख लेते हैं हम 500 स्क्वायर ये भी 500 into 500 स्क्वायर, तो 3 टाइम 500 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AC जो आएगा वो कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 3 टाइम इनटू 500 इसके 500 को कॉमन ले लो क्या? तो आंसर आ जाएगा 500 रूट 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 500 रूट 500 रूट 3।
कैसे निकाला मैंने? रिजल्टेंट वाले फार्मूले से। अच्छा डिस्टेंस के बारे में बात करो, आप कितना 4000 4000 देखो यहाँ से वापस आके यहाँ तक आ गया था तो 6 टन तक तो क्या 3000 था। 3500 एंड 4000। तो इस केस में A से C का अगर बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 4000 मीटर। समझ में आ गया? थर्ड टन का मतलब यस 1 2 3 500 प्लस 500 1000 555 1500। 6 टन में जहां पर था वापस वहीं पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस पूरा 6 टाइम्स ऐसा किया तो 500 × 6 तो 3000। 8 के बाद ये यहाँ पे होता है C पे, ये वाला निकाल लिया आपने रिजल्टेंट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा के A से B और B से C वाला। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना तो आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बस डायरेक्ट एड करके निकाल सकते हो। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आप अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ए पैसेंजर अराइव्स इन अ न्यू टाउन wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road। अब मैं बात कर रहा हूँ ये स्ट्रेट रोड, यहाँ पे एक हमारा स्टेशन हो गया और स्टेशन से ये वाला जो है हमारा ये होटल है, और ये स्ट्रेट रोड मतलब यहाँ से यहाँ तक की डेट क्या है यहाँ पे 10 किलोमीटर, तो डायरेक्ट ये जा सकता है। ठीक, आगे बोल रहा है यहाँ पे from the can go away from the straight road or from the straight। A dishonest cabman takes him along a certain circuitous path 23 kilometer long and reach the hotel in 20 minutes। अब जो यहाँ पे जिस भी कैब में वो स्टेशन से बैठा है वो थोड़ा सा क्या है बेईमान सा है कैब वाला, और वो यहाँ पे इसको घुमा फिरा के ले जाता है और फिर यहाँ से होटल लेता है, और ये जो पाथ होता है ये 23 किलोमीटर का, और यहाँ से लेके t=0 पर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और t=28 मिनट में वो पहुंच जाता है यहाँ पर। ठीक है, अरे 28 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा बताओ जरा? 28/60 हो जाएगा क्या? कितना आवर हो जाएगा समझ में? तो 60 से अपने डिवाइड करिए। कुछ करना है बेटा? यस 114/30 का 28 है ना, मतलब 7/15 आ गया। यस 7/15 आवर, ये तो टाइम आ गया। अब आगे बोल रहा था, क्या बोल रहा था देखिए, और नेक्स्ट क्या है 28 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी? अच्छा, व्हाट इज अबाउट द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या पढ़ते हैं बेटा अपन एवरेज स्पीड में? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितना है बेटा बता दो? 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर डिस्टेंस इसमें चलिए Yes। और टाइम कितना लगा? 7/15 आएगा सबको, ये 15 कहाँ चला जाएगा? 23 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 7। ये बिल्कुल क्लियर है? यस ठीक, ये बिल्कुल सही 28 मिनट दे रखा है, बिल्कुल सही है। 28 मिनट सही है, कोई बना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए इसको 45 का 15 5 15 से जब 45 is 5 you 4 15 to the 30 plus 34 3 4 5 divided by 7 कितना हो जाता है बताओ? 7 4 जा 28 6 2 65 so 9 9 3 2 so 2 1 2 कितना 2 हो गया? यस एंड ये हो जाएगा 3 करीब ये 49.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये रहा क्या इसका स्पीड बेटा? यस 49.3 किलोमीटर, ये तो एवरेज स्पीड रहा। यस ठीक, अच्छा आगे बात बंदा बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा आपने को एवरेज वेलोसिटी मतलब इसका बी पॉइंट। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी में सारे बच्चों ने पढ़ा है क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टोटल टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होता है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। टाइम लग रहा है आवर में 7/50 क्लियर है? बी एवरेज 150 एवरेज के ऊपर गया तो 150 15 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 7 तो बी एवरेज 7 2 जा 14 10 minutes 7 21 ठीक है 21.7 7 4 जा 28 एंड 7 जा तो 21.43 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर? Yes. अब ये बंदा बोल रहा है यहाँ पे कि आर द टू इक्वल, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, ये क्योंकि यहाँ पे 90 है, वो ज्यादा आ रही है और ये 21 जा रहा है। आ रहेगा समझ में? Yes. तो चलिए बेटा ये सब नोट कीजिएगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।